अस्सलाम वालेकुम जी। जज्बा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस बेग और आज के हमारे शो में आज़ाद कश्मीर की सियासत और तमीर व तरक्की और मसाइल पर बात करने के लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली की तवाना आवाज़ चौधरी अकबर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू माई शो। आज आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने सियासत का आगाज़ कैसे किया, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जज्बा पॉडकास्ट का आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस कश्मीर के बड़े इस वक्त जो एक स्पेशल इशू में घिरा हुआ है उस पर बात कर सकूँ। तो जहाँ तक मेरी सियासत का आगाज़ है तो वो 2001 में मैंने फरवरी में अपना नाज़िम का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर जून जुलाई में ये कश्मीर के इलेक्शन आए तो हमारे कायदीन चौधरी बजाज साहब और उनकी शुजात साहब ने उस वक्त उन्होंने कहा जी कि आप कश्मीर का इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ मुझसे पहले जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे शाहिद हमीद साहब, वो उनका मर्डर हो गया था। इस वजह से फिर अब नया कैंडिडेट उन्होंने लाना था तो मुझे मौका मिला तो उसमें मैंने वो इलेक्शन लड़ा। तो उसमें मैंने उस वक्त भी मैं रनर अप था फर्स्ट टाइम। अच्छा। और 40 दिन के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा। 40 दिन के अंदर मैंने वोट तलाश किए, गाँव तलाश किए, उसके बाद इलेक्शन कंटेस्ट किया। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने 8000 वोट हासिल किया था उस वक्त। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप सियासत में कैसे आए? यानी ख़ानदान में बैकग्राउंड आपका सियासी था या शौक़ था, किस तरह यानी आप सियासत मुझसे पहले मेरे वालिद साहब जो है वो काउंसलर भी रहे, चेयरमैन के वो भी। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे घर में ये सियासत थी, मैंने घर से ये अपने वालिद से सीखी है और उनसे इंस्पायर था। और जैसे जैसे आगे मौका मिलता गया तो फिर हमने आगे कदम बढ़ाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं तीसरी दफ़ा MLA भी हूँ और वज़ीर भी हूँ, थर्ड टाइम, पूरे 15 साल तकरीबन। अच्छा, यानी आप ये भी बताइएगा कि कितनी दफ़ा आपने इलेक्शन लड़ा और क्या आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से ही इलेक्शन लड़ा या इससे पहले किसी और जमात से मुंसलिक? डे वन से मेरा जो दड़ा सियासत है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म ही है, क्योंकि मैंने सियासत चोरी बरादरान के साथ ही आगाज़ किया था 2001 में, तो आज तक उनके साथ ही चल रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन मेरे आज़ाद असीयत से मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं और पिछला जो इलेक्शन था वो हमने PTI के उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि परवेज़ साहब हमारे उस वक्त वो भी हमारे साथ इंसाफ के सदर भी थे। जी सर। तो उस वजह से वो फिर इलेक्शन मुझे PTI के टिकट पर लड़ना पड़ा, वरना मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़के तो मैं हुकूमत में शामिल होता था। सही। अच्छा सर, इलेक्शन लड़ने के बाद जब आप MLA मुंतखब हुए, वोट आपने कितने लिए और उसके बाद आपका क्या विजन? देखिए, मैंने तकरीबन 15-16 हज़ार वोट लिए जो लास्ट टाइम जो मेरा इलेक्शन विन मैंने किया है। तो डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुझसे पहले इस हल्के में एक इंट भी, मुझसे पहले जितने भी वज़ारा, MLA और स्टेट काउंसिल के मेम्बरान भी रहे, शफी सराब साहब, हाजी साहब फौत हो गए, सब लोगों ने, किसी ने एक इंट भी नहीं लगाई। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे आज़ाद हासिल है। 2007 में हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया अपने लोगों को, क्योंकि हमारे हल्के में जब मैंने 2001 से इलेक्शन लड़ना शुरू किया तो लोगों की आवाज़ ये ना, आप आते हैं 5 साल वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर आ जाते हैं वोट लेने। तो हमारी ना तो आपने कभी गली बनाई है, कोई नाली, कब्रस्तान के लिए जगह नहीं है, कब्रस्तानों की 4 दीवारियाँ नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो इनके साथ तावन नहीं करते थे। वो अदम तावन की वजह से हमारे लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे और उनका यही मुतालबा था कि आप जब हमसे वोट लेंगे ये वादा करें कि आप हमारी डेवलपमेंट भी करेंगे, हमें लोग, हमारे बच्चों को जॉब भी देंगे, नौकरियाँ भी, और उसके अलावा हमारी देखभाल भी करेंगे। तो मैंने उनसे अल्लाह ताला के भरोसे पे उनसे अपने लोगों से वादा किया कि आपके बच्चों को नौकरियां भी देंगे और आपकी डेवलपमेंट भी करेंगे और आपकी वेलफेयर भी हर किस्म की जाएगी। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर कि 2007 में हमने सरदार अतीक साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप ख़ुद भी जम्मू का इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो लिहाजा आपको लोगों के मसाइल का पता है बखूबी, तो लिहाजा मेहरबानी करें कि हमें भी डेवलपमेंट फंड दें, ताकि हमारी जो चीज़ें हमारे लोग इग्नोर होते हैं, या लोकल जो MLA MP होते हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ तय करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ में बाज़ दफ़ा हमारे लोग नहीं आते। तो इस वजह से वो फिर यकीन एक खला और एक लोगों के अंदर बड़ी मायूसी सी पैदा होती है। तो उस मायूसी को ख़त्म करने के लिए 2007 में हमने डेवलपमेंट फंड फर्स्ट टाइम सिर्फ 20 लाख रुपये हमें मिला। उस 20 लाख से मैंने डेवलपमेंट का आगाज़ किया। आज अल्लाह के फजल करम से हम करोड़ों के फ़ंड जो हैं ना, तकरीबन 1 अरब से ऊपर के फ़ंड जो हम लगा चुके हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि आपसे पहले जो कैंडिडेट थे उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई, ये बताइएगा आपने कितनी ईंटें लगाई, कितने ब्लॉक लगाए और अपने हल्के में कौन सा आपने बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया
जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, मैं ईंटें और ब्लॉक तो नहीं गिन के बता सकता, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपने हल्के में जनाज़गाहों की 4 दीवारियाँ, गलियाँ, नालियाँ, जहाँ जहाँ जिस किस्म की ज़रूरत होती है, यानी जो बुनियादी काम थे, जो लोगों का मुतालबा होता था उसके मुताबिक हम उनको फीड करते थे। ठीक है। अच्छा, आपके हल्के में वोटर्स की तादाद कितनी है और आपका हल्का कहाँ तक फैला हुआ है? कौन कौन से अजला आ रहे हैं पाकिस्तान से? इस वक्त मेरे हल्के में वोटर्स की तादाद 50,000 के करीब है और मेरा हल्का ज़िला गुजरात, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और ज़िला वज़ीराबाद पर मुश्तमिल है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि कौन से ज़िले से आपको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है? कहाँ से जब आप MLA मुंतखब हुए तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया होगा कि वोटर्स की तादाद कहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या समझते हैं कि इन अजला में सबसे तगड़ा ज़िला कौन सा है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी गुजरात से है? देखें, ये पहली बात जो आपने की है कि आपको कहाँ से रिस्पांस मिला है, रिस्पांस तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हल्के से मिलता है और जो वोटर्स की तादाद है वो इस वक्त जो मौजूदा तहसील जलालपुर जटा है इसमें सबसे ज़्यादा वोट हैं। उसके बाद फिर ये खारियाँ आती है, वज़ीराबाद तहसील आती है, तो इस तरह ये तहसीलें हैं उसमें। अच्छा सर, अब आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं और उनका ये भी मुतालबा भी सामने आ रहा है कि 12 जो सीटें हैं, वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के जो मुकामी अफराद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुहाजिरीन हैं उनको यहाँ से साइड किया जाए या निकाला जाए और मौका हमें दिया जाए। तो उस हवाले से ये एहतजाज कहाँ तक पहुँचा है और अभी उनके कौन कौन से मुतालबात पूरे हो चुके हैं? देखिए, जो उन्होंने बुनियादी तौर पे जब ये तारीख शुरू हुई थी उस वक्त तो 2 ही मुतालबे थे, आटा और बिजली। उस वक्त वो हमारी जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, मैं उसमें गवर्नमेंट मौजूद था, मिनिस्टर फूड था और आटे का मुतालबा भी मेरे मुतलका ही था। तो उस वक्त हमने इसको मैनेज किया और उन्होंने आटे का मुतालबा भी हमने इनका हल किया और बिजली का मुतालबा भी 3 रुपये यूनिट किया। लेकिन बदकिस्मती से जो उस वक्त के ज़िम्मेदार लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो एक्शन कमेटी थी वो जो जितने भी नोटिफिकेशन थे वो मौजूदा गवर्नमेंट को देने चाहिए थे, ताकि गवर्नमेंट ओन करती उस नोटिफिकेशन को और उनके ज़रिए लोगों को उसका रिलीफ महसूस होता। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो नोटिफिकेशन जो है वो एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को दिए गए और उन्होंने कैच करवा लिए। पब्लिक ने कहा, सोचा कि ये तो हुकूमत जो है ये तो काम करने में नाकाम है, लिहाजा ये जो एक्शन कमेटी जो है ये हुकूमत से ज़्यादा बेहतर काम करती है, जिन्होंने 2,000 रुपये मन आटा और 3 रुपये बिजली यूनिट की। जबकि चलो बिजली की जो बात है ना, ये कुछ जस्टिफाई है कि कश्मीर से पानी आता है, हमारे ज़मीनें सराब होती हैं, हमारे बहुत सारी बिजली पैदा होती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन खालिसन जो आटे की बात थी वो तो गंदम पंजाब में पैदा होती है, वहाँ पर तो मेरा ख्याल है कोई 10,000 मन भी गंदम पैदा नहीं होती। तो यानी जो ज़खायर हैं आपका ये कहना है। हाँ जी, लेकिन वो गंदम की जितनी 3 लाख टन जो गंदम है वो पाकिस्तान से जाती है और उनकी ज़रूरत हम पूरी साल पूरा करते हैं। तो लेकिन जब मिसमैनेजमेंट हुई, जो जिस तरह उन्होंने डिलीवर करना था हमारे ज़िम्मेदार लोगों ने, लेकिन वो ना कर पाए, इसलिए ये चीज़ आगे बढ़ती गई, उनके मुतालबे बढ़ते गए। उन्होंने समझा कि अगर आटा बिजली हमारा पूरा हो गया है तो हम अगर आइन को भी तोड़ना चाहते हैं टूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर, स्ट्रीट पावर आ गई है। अब स्ट्रीट पावर जो है ना वो तो आटे बिजली और लोगों के साथ जुड़ी हुई है, वो हर बंदे की ज़रूरत है, फंडामेंटल राइट है, तो वो तो उनको मिल गए। लेकिन उन्हीं की बेस के ऊपर आज तक ये एहतजाज 3 साल से चल रहा है। अच्छा सर, ये जो अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या वो अपने मुतालबात पूरे कर लेंगे? उनमें यही कॉन्स्टिट्यूशनल जो इशू है, इसके ऊपर उस वक्त भी बात, जब मुतालबे 4 अक्टूबर को जब ये हुआ था, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, हमारी हाई पावर कमेटी गई थी पाकिस्तान से, तो उन्होंने ये कहा था कि ये बाकी मुतालबे आपका आटा, बिजली, पानी, सेहत, एजुकेशन, जितने भी आपके मसाइल हैं जो वाकई आपके राइट्स हैं वो हम पूरे करेंगे। सही। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होंगे, जैसे जैसे हम फंड देते रहेंगे तो फंड्स इंशाल्लाह मीट हो जाएंगे। अच्छा, उनका ये एक मुतालबा बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि 12 सीटें जो मुहाजिरीन की हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उनका जो मुतालबा है वो किस हद तक दुरुस्त है, और अगर ये सीटें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर जो MLA उनका ये जो मुतालबा है ना वो तो बिल्कुल ही उनका गैर संजीदा और बिल्कुल गलत है। दूसरी बात आ गई कि ये जो 12 सीटें हैं ये नुमाइंदगी करती हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की। सही। ये आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी तो करती हैं, लेकिन जो मकबूजा जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमारा वतन अभी आज़ाद होना है जहाँ से हम माइग्रेट करके आए हैं, ये आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा है
यानी हमारे भाइयों का भी हिस्सा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर को आप कह रहे जी हैं। सर, ठीक है। वो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर, अभी देखे ना, इस टोटल हमारी जो रियासत थी जम्मू कश्मीर, वो 84,000 मरबा मील पे थी। अभी 4,000 मरबा मील हमारे पास है। 80,000 हमने आज़ाद कराना है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, 1948 में, 65 में, 71 में, कारगिल की जंग लड़ी। आपके सामने उस वक्त जब 1947 में जब हम हिजरत करके आए तो 2.5 लाख लोग उस वक्त एक हफ्ते में शहीद हुए। अच्छा। इस किसकी खातर हुए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। हमने पाकिस्तान से मोहब्बत करके, उस कलमे से मोहब्बत करके पाकिस्तान के पास आए थे, और पाकिस्तान का हम थैंक यू करते हैं। जितने भी 20 से 25 लाख लोग हैं जो इस वक्त महाजरीन पाकिस्तान में मुकीम हैं, और उनको पाकिस्तान ने संभाला हुआ है। और ये अनसिप एक करारदाद है यूनाइटेड नेशन की, उसके मुताबिक पाकिस्तान गारंटर है कि जब तक कश्मीर के ऊपर प्लेबिसाइट नहीं होता तब तक वह पाकिस्तान में जितने भी महाजरीन मेरे पास हैं मैं उनकी टेक केयर हर लिहाज से करूँगा। पाकिस्तान हमें नौकरियां भी दे रहा है, पाकिस्तान हमें उन्हें ज़मीनें भी दी, उन्होंने हमें रहने के लिए पूरी इन्वायरमेंट दी। आज पाकिस्तान इनका अपने कश्मीरी भाइयों का रवैया देख के पाकिस्तान से हमें ज़्यादा मोहब्बत है। एक तो कलमे की वजह से है, दूसरा जिस तरह इन्होंने हमें ट्रीट किया 78 साल में, आज हमारे भाई हमें कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को कश्मीर में नहीं आना चाहिए। ये जेलसी हो सकती है, ये हसद हो सकता है, ये खुदगर्जी हो सकती है। ये ना तो मुसलमानियत है और ना ही कोई इंसानियती है कि पे मबनी बात करते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी ये महाजरीन के जो 12 हल्के इनको ख़त्म करें, इनका वोट ऑफ राइट ख़त्म करें, क्योंकि ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सहूलतें ले रहे हैं। भाई पाकिस्तान से ले रहे हैं तो वो पाकिस्तान की मेहरबानी, आपकी तो मेहरबानी नहीं है। आप खुद भी तो 3 खरब का बजट पाकिस्तान से ले रहे हैं। 3 खरब का? 3 खरब रुपए पाकिस्तान इनको दे रहा है। अच्छा। किस बात पे दे रहा है कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हमारे साथ रह रहे हैं, हम इनके साथ रह रहे हैं। हमारी और इनकी एक ही आवाज़ है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान इनको फैसिलिटेट कर रहा है, इनको सहूलतें दे रहा है। अब फ़र्ज़ किया ये कहते हैं जी पानी हमारा है, वो पानी भाई ये 12 सीटों के लोगों का है जो मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट होके आए हैं। पानी हमारे ज़खायर हैं, आगे आपसे तो राहदारी जाती है, आप राहदारी का चुंगी ले सकते हैं, वहाँ उसके वाटर यूज़ चार्ज ले सकते हैं, लेकिन इसका डिपॉजिट जो है वो मकबूजा कश्मीर है पानी का। ठीक है। ये इनकी मलकियत नहीं है, वो हमारी मलकियत है। जिनको कह रहे हैं ये बाहर निकाल दें, 12 सीटों को ख़त्म कर दें, जबकि इनको अकल के और होश के नाखन लेने चाहिए और इनको अपने भाइयों से उस तरह ही प्यार करना चाहिए जिस तरह इंसार ने महाजरीन के साथ किया था। सही। लेकिन हम तो इनके भाई हैं, वो तो इंसार और महाजर का मामला था। उनको तो उन लोगों ने, आपको पता है जब मक्का से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तो उनके साथ साथी भी गए, पूरा एक 10, 20, 50 लोगों का काफिला गया। तो इंसार ने, मदीने के लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब जो लोग शादियाँ करना चाहते हैं, हमारे पास 4-4 बीवियाँ हैं, हम उनको तलाक़ें दे के आपको करते हैं कि जनाब आप इनको अपनी बीवी अरब में ले लें, बीवी बना लें। ये जज्बा था मुसलमान इंसान का, इस्लाम का, जिस इस्लाम को मानने वाले हमें तो समझ नहीं आती हमारे भाइयों को क्या हो गया। ना ये दीन इस्लाम को मानते हैं, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ये किस चीज़ को मानते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनके पीछे किसका हाथ है, कौन से मुहर्रिक? यकीनन एक तो इनकी जो है ना ज़हनी सोच और फिक्र, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। दूसरा इनके अंदर बैरूनी हाथों का बड़ा हाथ है। रा और मोसाद इसराइल के जो एजेंसियाँ हैं वो इनके अंदर इनको फंडिंग कर रही हैं, कोई यूके से, कोई अमेरिका से, मुख्तलिफ जगह से, क्योंकि इनके लोग वहाँ पर सेटल हैं 3-3 नस्लों से, 4-4 नस्लों से। वो मुख्तलिफ वहाँ पर उनके जो, जिस तरह आपको पता है ना कि ये जितनी भी प्रॉक्सी वार्स होती हैं वो उनके लिए उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया होता है, उनके लिए NGOs बनाई होती हैं, उन NGOs के ज़रिए फंडिंग करते हैं, उन NGOs से ये बेनिफिशरी होते हैं, बेनिफिशरी होकर इनको यहाँ पर वो अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, अपने लोगों को फीड करते हैं। अच्छा, अब ऊँट फिर किस करवट बैठेगा, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जुलाई में इलेक्शन भी आ रहे हैं, मेजॉरिटी कितनी है आपकी तरफ? मैं ये समझता हूँ कि देखें, ऊँट तो इंशाल्लाह सही करवट पे बैठेगा। पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत और एटमी रियासत है। पाकिस्तान ने कुछ अरसा पहले ही आपने देखा ऑपरेशन बयानुल मरसूस हुआ जी, पूरी दुनिया ने इसको माना पाकिस्तान को,
उससे पहले लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान एक कर्ज़ों के गर्दाब में गिरा हुआ मुल्क है, ये क्या भारत से मुकाबला करेगा। मोदी की जो बड़कें थी, ललकारें थी, वो आपने देखा कि जब ऑपरेशन बयान महसूस हुआ तो उसके गले से कोई एक सिंगल आवाज़ नहीं निकल सकी, वो जवाब नहीं दे सका। 2.5 घंटे में हमारी पाक फौज ने, एयरफोर्स ने, बहरिया ने, बरी ने उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको चारों निशान ने जित किया। इसमें कोई शक और अमेरिका ने, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा पाकिस्तान वेल डन, पाकिस्तान इज ए ग्रेट। जी, ट्रंप मजबूर थे पाकिस्तान की तरफ। और उन्होंने कहा कि जो राफेल जहाज हैं, जो उसने बड़े शौक से, बड़े कीमती पैसे, जितना अपना तमाम डिपॉजिट दे के उन्होंने खरीदे, उनको बड़ा लाया कि पाकिस्तान का मुकाबला करूंगा, F-17 थंडर का, F-16 का। लेकिन आपने देखा कि उनको मौका ही नहीं मिला। हमारे शाइनों ने इस तरह उन पर हमला किया कि उनको आंख भी झमकने का मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त अता की, हम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। पाकिस्तानी जो हमारी फ़ौज है, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, एयर मार्शल जो हमारे हैं सिद्धू साहब, नेवी वाले हैं बासी साहब, तो ये हमारे जो कमांडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी जो एक हमारा इस्लामी मुल्क है, और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है, और इंशाल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक अब हमारी तरफ देखते हैं। पहले बहुत सारे मुल्क आपने देखा, आपके हमसाए में बहुत सारे मुल्क जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई इंडिया की तरफ गिरा हुआ था, कोई किसी की तरफ गिरा हुआ था, ये कहते थे कि हमारी जो दफ़ा है वो अमेरिका ने करना है। तो जब ईरान ने हमला किया तो अमेरिका कितना तो पाकिस्तान अब इनकी सुलह करवाने में किरदार अदा कर, आपने देखा फिर पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जो लोगों की तवक्कुआत से बहुत दूर, सरप्राइज दिया पाकिस्तान ने। अच्छा सर, मैं वापस उसी बात पे आता हूँ, इलेक्शन करीब हैं तो आपकी तैयारी कैसी है, कैंपेन कैसी चल रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 25 साल से कैंपेन कर रहा हूँ, मेरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक है। बाकी जीत हार तो अल्लाह के पास होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी मुकम्मल है। मैं इलेक्शन भरपूर तरीके से अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है कायदम शुजात साहब, उनके प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा। हमारी जमात अब रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं भरपूर इलेक्शन लड़ूंगा। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और ये इलेक्शन बर वक्त होंगे। और इंशाल्लाह जो जमात है उसके अगेंस्ट, यानी आपके मुखालिफ कौन कौन सी जमात के कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबिल? देखिए जी, मेरे पास सामने तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक उम्मीदवार है, ज़ीशान यूनुस है, और पीपल्स पार्टी के भी हैं, पता नहीं अभी फाइनल नहीं हुआ, बहुत सारी जमातों का भी फाइनल ही नहीं हुए लोग। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके साथ किस उम्मीदवार का या किस जमात के उम्मीदवार का कांटेदार मुकाबला मुतवक्के हो सकता है? देखें जी, ये तो अब हर बंदे की अपनी मेहनत है, देखने में तो सामने यही नजर आता है कि होता ना एक मुकाबला होता है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म और पाकिस्तान नवाज मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसा कि पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो नून और काफ के इत्तेहाद के साथ है, तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी अगर ये हालात पैदा होते हैं तो फिर कि सारा सिस्टम, ये सारा सिनेरियो क्या होगा? देखें जी, ये तो क़यादत ने फैसला करना है कि हमने कोलिशन गवर्नमेंट तो हमारी चल रही है, फेडरल में भी और पंजाब में भी, बाकी सूबों में भी कोलिशन तो है इनके साथ। लेकिन अब ये क़यादत ने फैसला करना है कि उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। इत्तेहाद जो है वो तो इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसके साथ भी हो सकता है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है, क्या इत्तेहाद होना चाहिए या फिर इसी तरह चलना चाहिए? देखिए, ये क़यादत फैसला करेगी, हमारी चौधरी शुजात साहब फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे हम उन्हें मानेंगे। जी नाजरीन, आपने चौधरी अकबर इब्राहिम साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल और तमीर और तरक्की के हवाले से भी हमें बताया, और कई ऐसी सच्चाइयाँ भी उन्होंने आज हमारे साथ शेयर की जो आज से पहले ना मैं जानता था, ना आप जानते थे, बल्कि कोई भी नहीं जानता था। तो उम्मीद है कि आपको चौधरी अकबर इब्राहिम साहब की जो गुफ्तगू है वो पसंद आई होगी। तो अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।